बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदबिस्तान के प्रोग्राम रूबरू रज़ा सिद्दीकी के साथ में आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं अफसाना निगार, नावल निगार और तनकीद निगार मोहम्मद हमीद शाहिद से। इस वक्त हमने उन्हें इस्लामाबाद से ऑनलाइन लिया हुआ है। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं हमीद शाहिद साहब कि आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया जी, आपका शुक्रिया कि आपने अपने चाहने वालों के साथ हमें भी मुतारफ कराया। अच्छा हमीद शाहिद साहब, इससे पहले कि हम अदब के और आपके अफसाना निगारी के हवाले से बात करें, थोड़ा सा अपना तारुफ जो है वो करा दीजिए कि आप का ताल्लुक कहाँ से है और आपने तालीम कहाँ से हासिल की और जरिया रोजगार आपका क्या रहा, और फिर उसके बाद हम आते हैं आपके इल्म व फन की तरफ। भाई मेरा क्या तारुफ होगा, वो एक मीडियाकर फैमिली का आदमी हूँ, किसान फैमिली का। और वो जो बहुत पहले एक गांव से मुंतकिल होके, चक्की हमारा गांव था, वहां से मुंतकिल होके पिंडी गेव एक कस्बा है, वहां आ गई थी। और हमारे घर में या हमारी फैमिली में कोई मुसन्निफ नहीं था। किताबों के शायक अब्बा जी थे और लाइब्रेरी वगैरह उन्होंने घर में बना रखी थी, लेकिन उसी से वो कहते हैं पढ़ने ना, लिखने आपने का आपने सिलसिला इस शुरू जगह हुआ। जिक्र किया हुआ कि आपके दादा के लाइब्रेरी थी जो खासी जी जी बड़ी, जहाँ बिल्कुल, से आपने। लाइब्रेरी थी, किताबें उनके पास, किताबों के तो वो शौकीन थे। और जी वहीं से, बल्कि वो मैं अक्सर यानी इस वाक़े को या इस तस्वीर को नहीं भूल सकता और उसका जिक्र बार बार करता हूँ। वो ये था कि वो हमारे जो एक कुर्सी इस तरह की थी जिसके अंदर वो टाट लगा होता है और झूल सकते हैं उससे। तो अब्बा जी उस पे बैठ के अक्सर किताब पढ़े करते थे और मैं इस ताक में होता था कि वो उठें और मैं भी उस तरह ही बैठ के वहाँ किताब पढूं। तो लगता है कि वहीं से ये जो चीटक है पढ़ने की, ये लगी। और फिर सिलसिला चल तो चल, पिंडी घेब में ही मैंने मैट्रिक किया। और पिंडी घेब जो है ये ज़िला अटक के अंदर मौजूद है। वो हमारे जाफरी साहब ने, ज़मीर जाफरी साहब ने मेरी एक किताब के कुछ पर लिखते हुए ये कहा था कि ये अजीब आदमी है कि ये पंजाब के दूर उफ्तादा शहर में जाकर पैदा हुआ है, एक इलाके कस्बे में, और ड्रीम पाई है और बैंकिंग करता है, और लेकिन लिखता अदब है। तो ऐसा ही हुआ कि वहां से मैं फिर यूनिवर्सिटी आ गया फैसलाबाद, और वहाँ हॉर्टिकल्चर में मेरी एजुकेशन हुई। और यहाँ से जब फारिग हुआ तो मैंने एफसीएल में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में एडमिशन लिया था, लेकिन इस अरसे में वालिद साहब शदीद बीमार थे जो, तो उनकी डेथ हुई, तो मैं वापस आ गया शहर में। और बैंक ज्वाइन कर लिया ज़राई तरक्याती बैंक में। और तकरीबन 32 साल वहाँ जॉब करने के बाद 2 साल पहले 17 में मैं जाके वहाँ से रिटायर हो गया वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से। और ये मेरी आप ले लें, ये इतना सा ही जो है, ये सारी वो है जो चक्की की मुशक्कत आप समझें, और वो जिसपे मेरी शायद इख्तियार भी नहीं था। मुझे जिंदगी जो है वो धकेल के जिधर लेके जाती रही, तो मैं वो जाता रहा। बाकी रह गया लिखने पढ़ने की तरफ, तो वो लिखने पढ़ने की तरफ मैं बहुत पहले मैं एक वाकया बयान कर चुका हूँ। बुनियादी तौर पे जब आदमी अपने आप को शिनाख्त करता है कि मेरे अंदर ये टैलेंट मौजूद है, तो मैं इसे हमेशा 71 के वाकये के साथ जोड़ता हूँ जब हम टूट गए थे। और हुआ ये था कि हमारी जो वालिद साहब हैं, ये वो जनरेशन है जो जिसने पाकिस्तान बनते हुए देखा था और उसके साथ बहुत जुड़े हुए थे, उनके साथ वो वाबस्ता थे। उन उन वो जब भी पाकिस्तान का जिक्र करते थे तो उनके अंदर एक वो पुरजोश हो जाया करते थे। और जब ये टूटा तो ज़ाहिर है उसका सदमा भी उन्हें बड़ा शदीद पहुंचा था। और वो शदीद इतना सदमा था कि वो सहन के अंदर घूमते जाते थे और आसमान की तरफ देखते थे और कहते कि ये टूट गया है। तो यानी उनके लिए तस्वर में भी नहीं था, और वो इतना शदीद उनका रद्द अमल था कि वो हम पे भी असर हुआ। और मैं जाके एक कोने में, घर के कमरे के कोने में जाके बैठ के
तो कागज वगैरह लेके तो वो जैसे लिखते हैं कुछ लिखने की कोशिश करने लगा था। इस वाक़ये का मैंने ज़िक्र भी किया है और बड़ी दफ़ा किया है। उसका सबब ये है कि ये वाक़या फिर बाद में आके मेरे यहाँ एक तख्लीकी सूरत में ज़हूर करता है और वो मट्टी आदम खाती है जैसे नावल में जाके वो उसके साथ जुड़ता है। लेकिन मैं जो बाकायदा लिखना है वो भी मैट्रिक का ज़माना था जब पहला मज़मून लिखा होगा और वो हमारे यहाँ एक अख़बार आया करता था नवाबगंज से, वहाँ जाता था और 10 बजे 9-10 बजे जाके वहाँ पहुँचता था, तो उसी से हम मुतारिफ़ थे अख़बार में चूँकि मुस्तक़िल वही पढ़ते थे। तो उसमें एक एड्रेस मौजूद होता था इसका मुदीर वाले सफ़े पे जिस पे अदालत के जिसमें अदारिये वग़ैरह होते हैं, तो उसी पे एक आर्टिकल लेके भेज दिया, उन्होंने वो छाप दिया। तो वो कोई ऐसा काबिल ज़िक्र आर्टिकल नहीं था। फिर मैं यूनिवर्सिटी चला गया तो यूनिवर्सिटी में सियासतदानों के हाथ चढ़ गए, तलबा सियासत। वो इलेक्शन वगैरह लड़ना ये सारे काम किए, पढ़ता-पढ़ाते भी रहे साथ, लेकिन क्या पढ़ना ज़्यादा हमारा रुझान वो उस तलबा सियासत की तरफ रहा, वो इलेक्शन लड़ना, हारना, जेल जाना, ये सारे मराहिल जो है, वहीं हुई है, ज़री यूनिवर्सिटी में। लेकिन एक वक़्त आता है कि आदमी उकताता है और कहता है कि नहीं मुझे जो कुछ मैं कर रहा हूँ शायद ये दुरुस्त नहीं है या ये ऐसा है कि जिसमें मैं अपने आप को ज़ाया कर रहा हूँ। तो फिर वहाँ फैसलाबाद महफ़िल होटल में हम जाके बैठना शुरू हो गए और महफ़िल होटल में उस वक़्त बैठा करते थे रियाज़ मजीद घंटाघर आपने अगर देखा है फैसलाबाद में गए हैं तो जी, ज़री मैं यूनिवर्सिटी रहा से हूँ जी, ज़रूर यूनिवर्सिटी जी, में जी, आप जी। जहाँ रहे हैं, मैं भी वहाँ पर रहा हूँ। बिल्कुल, तो वो जो जेल वाला रास्ता है उस तरफ से निकलना और सीधा जाके अमीनपुर बाज़ार से अंदर दाखिल हो गए तो घंटाघर में आके वहाँ पे महफ़िल होटल था तो वहीं बैठा करते थे, रियाज़ मजीद वहाँ थे, एहसन ज़ैदी वहाँ थे, अनवर उल खालिद वहाँ बैठा करते थे। हमारे इन नए लोगों में से जो उस वक़्त नौजवान थे ये सारे लोग भी इस वक़्त जाने-पहचाने नाम हो गए, ये भी वहीं होते थे। तो फिर वहाँ बैठ के सुनते रहना भई क्या बातें हो रही हैं, तो बातें हो रही थी, तो किताबों का ज़िक्र आता तो फिर जो जिन किताबों का ज़िक्र आता उन्हें ढूँढना जाके लाइब्रेरी में और उन्हें पढ़ना। तो ये सारा सिलसिला जो है अदबी जो आप कह लें मेरी विलादत जो है फैसलाबाद की है। तो हमेशा सब मैंने जो अब आपकी तहरीरों को पढ़ा है, उसमें आप धरती से जुड़े नज़र आते हैं, तो उसकी वजह शायद ज़री यूनिवर्सिटी में हॉर्टिकल्चर से आपका ताल्लुक होना जो है आपकी तालीम का होना ही शायद उसकी वजह हो। नहीं उसकी एक एक से ज़्यादा वजूहात हो सकती हैं। यानी एक तो वजह यूँ भी हो सकती है कि ज़री यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता रहा। लेकिन उसके पीछे ये भी है कि हमारे जो वालिद साहब हैं या दादा हैं, इनका ताल्लुक भी तो गाँव से था और ज़मीन के साथ था और हमें जब भी छुट्टियाँ होती थी, हम गाँव चले जाया करते थे। ज़मीनों पे घूमना, इर्द-गिर्द घूमना, दरख्तों के ऊपर चढ़ना इस तरह शहद के छत्ते जो है उनको तोड़ना। तो ये जो खेत है, जो खलियान हैं, जो वहाँ के दही मुआशरत है, जो लोग हैं, उनका रहन-सहन है, तो ये एक तो हमारा उस तरह जुड़ी हुई है। दूसरा ये कि वालिद साहब एक समाजी कारकुन भी थे, समाजी सियासी कारकुन थे। तो उनके पास देहात से लोग मुसलसल आते रहते थे। आप देखेंगे उसमें एक पूरा अफ़साना इस मौज़ू पे मौजूद है। तो देहात से जैसे जब लोग आते थे और उनका आना और मुझ तक यानी अगली नस्ल तक आने तक उन देहात के साथ रिश्ता एक टूटना जो है, उसके ऊपर भी मैंने एक अफ़साना लिखा है। ज़ाहिर है एक जनरेशन है जो एक ताल्लुक को निभाती है और दूसरी जनरेशन जो है वो अपने ताल्लुक बनाती है और पिछले झाड़ देती है। तो वो उसके ऊपर भी एक नाकर्दा नेकी के हवाले से एक पल पर विरासत में मिली हुई तो नाकर्दा नेकी आपकी अगर आपके आपकी ज़हन भी में हो। आपके अफ़साने में अलामतें भी तो देहात से ही जुड़ी हुई ज़्यादातर जी, होती हैं। जी, देहात से जुड़ी हुई हैं इसलिए कि नई ज़िंदगी के साथ हमारा बड़ा ताल्लुक रहा है। और मुझे तो यूँ लगता है कि जब वालिद साहब अगरचे आ गए थे दादा जान हमारे शहर में आ गए थे और 47 के करीब-करीब वो यहाँ पिंडीगेब में आ गए थे। लेकिन यूँ लगता था कि देहात वो वहाँ से उठा के अपने साथ ले आए थे। आप देख लें पूरी हवेली जो है उसमें उसी के अंदर बाड़ा मौजूद था जिसमें जानवर बंधे होते थे और वो चारा वगैरह ये जो है वो बाहर से आता था लेकिन ये है कि जानवर हमारे यहाँ बड़ा अरसा तक बंधे रहे। वो रस्सी बुलौने का मंजर मैंने अपनी आंखों से अपनी वालदा को करते देखा है। चक्की पीसना जो है ये सारे मनाजिर हमारे घर में रहते। फिर देहाती वो लोग आते तो उनके साथ फिर गाँव जाना, तो ये चीज़ें सारी जब मिलके आपके उस माहौल का या आपकी नफ्सियात का हिस्सा बनी हों, तो आप उनसे
कैसे दूर भाग सकते हैं, वो ज़ाहिर है आप वहीं से इलामतें भी लेंगे और वहीं से आपको आगे जाके उन्हें मौजू भी बनाएंगे। अच्छा, हमेशा शायद साहब एक सवाल ये है कि अदब में ओरिजिनल होने की कितनी अहमियत ये बड़े मजे का सवाल है। असल में ओरिजिनल होना ये इस लिहाज से अहम भी है, यानी अगर कोई कहे जी कि जी बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है, लेकिन सवाल ये है कि ओरिजिनल होता क्या है? यानी ओरिजिनल होने के कई मफ़हूम हो सकते हैं। मैं इसकी मिसाल यूँ देता हूँ, देखिए एक माँ है, उसके यहाँ एक बच्चा जन्म लेता है, एक दूसरी माँ है, उसके यहाँ भी एक बच्चा जन्म लेता है। दोनों जो है ओरिजिनल हैं भी और नहीं भी। ओरिजिनल कैसे? हालाँकि इनके माँ-बाप अलग हैं दोनों के, दोनों इसलिए एक जैसे हैं कि आप देखेंगे उनकी शक्ल-सूरत एक जैसी है, उनके बाजू हैं, 1-2 हैं, उनकी आँखें 2 हैं, हर एक का एक मुँह है, एक नाक है। ऐसा नहीं है कि उनकी हैत में कोई तब्दीली आ गई। तो इसका मतलब ये है कि अच्छा उसमें जो मवाद है ज़िंदगी का, जो सेल हैं, जो उसके जो जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन है अंदर पूरे बदन के अंदर, बॉडी के अंदर, वो चीज़ें मुख्तलिफ हैं। लेकिन इसके बावजूद जो उसके जीन्स हैं, उसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो मुख्तलिफ होता है। इसका मतलब है कि ओरिजिनल होना बहुत कहीं छुपी हुई बात होती है, बहुत गहरी बात होती है, वो ऐसा नहीं होता है कोई सामने पड़ी हुई नज़र आए। तो यूँ है कि देखिए अच्छा फिर जो असनाफ़ हैं मुख्तलिफ, उनमें भी ओरिजिनल होने का मानी मुख्तलिफ हो जाते हैं। मुझे बड़े मज़े की बात याद आती है। ये मैंने शेरुल अजम में पढ़ी थी और ये रिवायत थी हज़रत हस्सान बिन साबित के हवाले से। हज़रत हस्सान बिन साबित के बेटा जो था, उसे भेड़ ने लिया। अब वो भागा-भागा आया अब्बा जी के पास कि अब्बा जी मुझे तो उसने काट लिया, अब नाम उसे नहीं पता है अभी क्या है। तो वो बार-बार पूछे भी किसने काटा है? तो वो कहे जी मुझे उसने काट लिया। कहता अच्छा फिर वो उन्होंने आखिर कहा भई उसकी कोई सूरत होगी, उसका कोई नाम होगा। कहते नाम तो मुझे नहीं पता लेकिन उसकी जो सूरत वो जो थी उन्होंने अरबी में जो कहा उससे जो तर्जुमा किया शिबली साहब ने, उन्होंने कहा जी गोया कि वो मुखत्तत चादर में लिपटा हुआ था। अब देखिए, एक बयान ये हो सकता है कि वो एक भेड़ ने काट लिया, ये सीधा बयान है। और एक है कि वो मुखत्तत चादरों में लिपटा हुआ था। इससे शिबली साहब ने कहा था, शिबली नुमानी ने कहा था कि जी मैं इसे इसकी शायरी कहता हूँ कि इसमें एक तशबीह आ गई है। लेकिन मैं इसे इसलिए फिक्शन का जुमला कहता हूँ कि इससे एक इमेज बन रहा है, एक तस्वीर बन रही है। देखिए मुखत्तत चादरों में लिपटे हुए की एक पूरी तस्वीर बनती है। तो ये जो लिखने वाला है बुनियादी तौर पे ये सीधा फ्लैट बयानियों को जब हटाता है, उसे खत्म करता है और उसकी जगह पे जाके उसे इमेजेस में तब्दील कर देता है और तस्वीरों में कर देता है और दिखाना शुरू कर देता है और सुझाना शुरू कर देता है, तो बुनियादी तौर पर वहाँ से तख्लीकियत ज़हूर करती है और इसमें भी तख्लीकियत ने ये ज़हूर किया है। इसमें ये ज़रूरी है कि आप जो कुछ अब तक लिखा जा चुका है, उसका आपके पास फ़हम होना बड़ा ज़रूरी है। पूरी एक रवायत आपके पास मौजूद होती है लिखने की और उस सारी रवायत से आपको मुख्तलिफ होना होता है, ये है ओरिजिनल होना। वो बात ये हो रही थी कि आखिर ये जो है मुख्तलिफ होना कैसे होता है, यानी ये मुख्तलिफ होना बुनियादी चीज़ है और आपका अपने वजूद के साथ सच्चा होना बुनियादी इसमें चीज़ है। और मुझे याद आ रही थी मोहम्मद उमर मेमन के साथ मारियो वर्गस यूसा के हवाले से उनकी किताब जो थी एक लेटर टू अ यंग नॉवेलिस्ट के हवाले से जो हमारी आपस में गुफ्तगू हुई थी और वो बाद में किताबी सूरत में मुरतब होकर छप गई थी। तो उसमें एक मौके पे दौरे अब्बासी के एक शायर हैं अबू नवास, उसकी मिसाल दी थी मेमन साहब ने और उन्होंने कहा था कि खलफुल अमर जो था उसके पास ये अबू नवास आए और उन्होंने कहा कि जनाब मैं तो शायरी करना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त नहीं है। बड़ा मारूफ आदमी था और उसके पास जब वो आ गए तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं शायरी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई एक शर्त है, तुम जाओ और 1000 कसायद जो है वो याद करके आओ। वो देहातों में गया और कसीदे याद करता गया और जब वापस आया तो उसने कहा जी मुझे आप इजाज़त दें, देखें मैं 1000 कसीदे याद करके आ गया हूँ।
اور اس نے فر سنانے شروع کر دیے. اس نے کہا اچھا تمہیں یاد ہو گئے, ٹھیک ہے, اب انہیں بھول جاؤ اور بھول کے آؤ. تو بات یہی ہے کہ اوریجنل ہونے کے لیے اپنی جو روایت ہے اسے آگاہی بڑی ضروری ہے, اسے پڑھا جانا چاہیے, اور پڑھے جانے کے بعد اسے ہضم کرنا ہے, اور ہضم کرنے کے بعد پھر دیکھنا ہے کہ میرے لیے اس سارے سے الگ ہو کے کون سا راستہ نکلتا ہے جہاں سے مجھے جانا چاہیے, تو پھر جا کے آپ اوریجنل ہوں گے. تو یہ ہے بنیادی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں. اچھا ہمیشہ سب بطور تخلیق کار کہ آپ تکنیک کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں یا کانٹینٹ کو؟ میرے لیے یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں, ٹیکنیک بھی اور کانٹینٹ بھی. اور یاد رکھیں یہ جو کانٹینٹ ہوتا ہے نا, یہ آپ نے مضمون اگر کوئی لکھنا ہے تو پھر تو کانٹینٹ پہلے آپ کے کام آئے گا. آپ کے پاس ایک سیدھی سادی تکنیک ہے, آپ نے اوپر عنوان لکھا ہے اور آپ مضمون لکھنا شروع کر دیتے, ٹھیک ہے, آپ کے لیے تکنیک کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی. لیکن یہ جو ہے کریٹو پروسیس ہے, اس میں جو کانٹینٹ ہے وہ بڑا سیال ہوتا ہے. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ پارے کی طرح آتا ہے آپ کے پاس یوں بھاگتا ہوا ادھر سے ادھر, اور وہ کوئی اس کی واضح شکل و صورت نہیں ہوتی, اور وہ خود اپنی ایک خاص تکنیک اس کے لیے ہوتی ہے جس میں وہ بیان ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ وہ بیان بھی نہیں ہو سکتا, کسی اور تکنیک میں وہ گرفت میں نہیں آ سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی آپ لکھنے لگتے ہیں تو جس چیز کو لکھنے لگے ہیں, جس کانٹینٹ کو لکھنے لگے ہیں, اگر آپ اس کا وہ تکنیک آپ کے ہاتھ نہیں آتی تو آپ کا تخلیق جو پارا جو ہے وہ ناکام اور کھسوسا ہو جاتا ہے. اور اگر وہ آپ کے ہاتھ آ جاتی ہے ساتھ ہی اس کانٹینٹ کے, تو پھر جا کے آپ اس کو لکھ پاتے ہیں, ورنہ وہ لکھنا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, یہی سبب ہے کہ دیکھیں دو لکھنے والے ایک ہی موضوع پہ لکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ مختلف ہو جاتے ہیں, یعنی کانٹینٹ تو ایک جیسا ہے لیکن لکھنے والے دو الگ ہیں. مجھے یاد آتا ہے, تو اس کا مطلب سب یہ کو یاد ہوگا, ڈفرینٹ ہوتا ہے. جی دونوں کے ہاں جو پروسیس ہے, یعنی اس کی صلاحیت ہے یا اس کا جو میزان اندر قائم ہے تخلیقیت کی, وہ دونوں کے ہاں مختلف ہوتی ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. دیکھیے اپندر ناتھ اشٹی, اگر آپ کے ذہن میں ہو, ان کا ایک افسانہ تھا بلاؤز, اور منٹو صاحب کا ایک افسانہ ہے ابال. تو ایک دفعہ یوں ہوا کہ دونوں کے بیچ میں مقابلہ ٹھن گیا, اور انہوں نے کہا کہ جناب دونوں نے ایک موضوع پہ لکھنا ہے, اور موضوع کیا ہے کہ نوکروں کے سامنے جنسی بے اعتدالی کا کیا اثر پڑتا ہے نوکروں کے اوپر. تو اس پہ جناب دونوں نے افسانہ لکھا, ایک نے ابال لکھ دیا, ایک نے بلاؤز لکھ دیا. اب یہ دیکھیے اٹھا کے پڑھ لیجئے, دونوں بالکل مختلف ہو جاتے ہیں. منٹو نہیں نکلے ہیں اس ماحول سے, اس گھر سے, اس کے اندر ہی اندر رہے ہیں, اور بلاؤز سینا اور فلاں اور وہ جھریوں سے دیکھنا اور سارا وہ منظر جو وہ اندر اندر ہی ہے. جو اشک ہیں وہ نے مجبوراً نوکر کو باہر نکال کے لے جانا پڑا, تو باہر لے جاتے ہیں اور وہ آتے ہیں. تو میں اس لیے منٹو کے افسانے کو بڑا افسانہ, یعنی بڑے افسانہ نگار کا یہ ہے کہ جو اسے موضوع دیا اس نے دوسرا موضوع اس میں داخل نہیں کیا, اس نے فوراً سمجھ لیا کہ ہاں مجھے اس سے کیا چیز نکالنی. تو دیکھیں دونوں جو ہیں جو تخلیقیت کا راستہ دکھانا ہے, دونوں کے وجودوں نے جو انہیں دکھایا, جو ان کے اپنے اپنے وجود ہیں جو انہوں نے دکھایا. ایک کو دکھایا کہ تم نے اس چار دیواری کے اندر ہی رہ کے اس پوری کہانی کو مکمل کر لینے, اور دوسرے نے کہا کہ نہیں تم یہاں سے نکلو گے اور فلاں جگہ تک لے کے جاؤ گے, اس میں واپس آؤ گے تو پھر جا کے کہانی مکمل ہوگی. تو اس طرح آپ دیکھیے کہ جو کانٹینٹ ہے وہ جب تک تکنیک کے ساتھ جڑ کے ایک آہنگ قائم نہیں کر لیتا, اس وقت تک آپ کی تخلیقیت کا پروسیس مکمل نہیں ہوتا. صحیح. اچھا ہمیشہ سب ایک یہ ہے کہ کہانی میں اگر میں آپ کی کہانیاں پڑھوں تو اس میں کردار سازی جو ہے نا وہ بڑی کامیاب, بہت زبردست قسم کی ہے. تو یہ جو اس میں آپ جو کریکٹرز ہیں, یہ
आम जिंदगी में आपको मिलते हैं, मिलते जुलते हैं, फिर उनसे आप कहानी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, या ये तखयलाती किस्म के किरदार होते हैं? देखिए, जो फिक्शन है इसके बारे में मैं हमेशा ये कहता हूँ और मैं बड़े इसरार से ये कहता हूँ कि फिक्शन की हकीकत जो है आम जिंदगी की हकीकत से बहुत बड़ी हकीकत होती है। ये बहुत यानी आप ये तो नहीं कह सकते कि ये मैं फलां आदमी का करैक्टर लिख रहा हूँ। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपने उस जैसे 1000 किरदारों को ना लिखा हो एक करैक्टर के ज़रिए। ये बात जो है मेरे अफ़सानों के हवाले से कासमी साहब ने भी इवन मेरा अफ़सानों का पहला मजमूआ था और उसके फ्लैप पे उन्होंने ये मेहरबानी की, उन्होंने उसका फ्लैप लिख दिया था। अ, देखें उस पे उन्होंने ये लिखा कि इसके हमीद शायद के जो किरदार हैं वो एक-एक किरदार 1-1 हज़ार आदमियों की ज़िंदगियों की नुमाइंदगी करता है। तो इसका मतलब ये है कि मैं जो किरदार मैंने लिखा वो ऐसे किरदार इस ज़िंदगी में बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं, जो मेरे मुशाहिदे में आते हैं। होता ये है कि आप जो लिखने वाला है उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें काम कर रही होती हैं। मसलन उसका मुशाहिदा, उसका मुताला और उसका तख़य्युल। यानी आपका हरा-भरा तख़य्युल है तो आप जो है सितारों पे कमांद डाल लेंगे। वो इकबाल ने जैसे कहा था। तो वो फिर ये है कि आप अगर आप दूर तक देख सकेंगे और अगर आपका मुताला ही नहीं है और आपको पता ही नहीं है कि किरदार किस तरह के दुनिया के अंदर हो सकते हैं और कैसे-कैसे किरदार लिखे गए हैं और आप उनसे कैसे मुख्तलिफ हो सकते हैं, तो फिर आप ज़ाहिर है मक्खी पे मक्खी मारते जाएँगे और वही बात लिखेंगे जो पहले लिखते गए हैं। और तीसरा है मुशाहिदा। मुशाहिदा बड़ी अहम चीज़ है और ये अदीब का मुशाहिदा आम आदमी के मुशाहिदे से मुख्तलिफ होता है। एक तख्लीकार का मुशाहिदा मुख्तलिफ होता है। आप देखें एक आदमी गुज़रता है छिछलती हुई नज़र से और ये जो अदीब है ये तो बिल्कुल ऐसे जैसे कोई परिंदा ज़मीन पे पड़े हुए दाने दुनका भी चुग रहा होता है और साथ ही साथ इर्द-गिर्द देख रहा होता है कि कोई इसे शिकार ना कर दे। बस अदीब का लिखना ये होता है कि ये अपना दाना दनका देख भी रहा होता है और साथ ही साथ उन किरदारों का शिकार भी कर रहा होता है। ये बहुत गहराई तक जाता है और उससे दूसरा ये है कि आप उस सूरत-ए-हाल के साथ शख्सी सतह पे कितने वाबस्ता हैं। ये है आपके अंदर बातिन की तरबियत, उस फर्द की। अगर आप अंदर से एक ज़ालिम आदमी हैं, एक जाबिर आदमी हैं, एक एक ज़ुल्म करने वाले आदमी हैं, तो आप अदीब नहीं बन सकते और बनेंगे भी तो बुरे अदीब बनेंगे। आप एक शख्स के साथ उस जो एम्पैथी है, उस रिश्ते से और वो रिश्ता कायम नहीं कर सकते। हम गुदाज़ियत उसके साथ आपकी कायम नहीं हो सकती, उस किरदार के साथ जुड़ नहीं सकते। उस सतह पे आप उसके साथ मिल नहीं सकते जिस सतह पे वो किरदार है और वो दुःख आप नहीं उठा सकते जो वो उठा रहा है और उस खुशी में आप शरीक नहीं हो सकते उस तरह जिस सतह पे वो शरीक हो रहा है। तो फिर देखिए, फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप उस तरह के किरदार तख्लीक करें। तो मेरा मसला ये है कि ये किरदार जितने भी मैं लिखता हूँ, ये मेरे अपने ख़ानदान का हिस्सा हो जाते हैं, मेरे अपने वजूद का हिस्सा हो जाते हैं, मेरे अपने दोस्त हो जाते हैं, मेरे अपने अज़ीज़ तरीन हो जाते हैं जब मैं इन्हें लिख रहा होता हूँ। तो मुझे वो जो मुंशी याद ने कहा था ना कि जब मैं किरदार लिखने लगता हूँ, तो मैं उसकी खाल में जाके बैठ जाता हूँ। तो वाक़या ये है कि मैं तो उनकी खाल में पहले से मौजूद होता हूँ। बस उनके यूँ ही धड़कन होती है तो मेरे दिल में भी वो धड़कन सुनाई देती है और यही सबब है कि वो एज़ सच मेरे कागज़ पे मुंतकिल होना शुरू हो जाते हैं। कुछ अकाबिरीन का कहना ये है कि अफ़साना जो है वो ज़िंदगी की एक फाँक है, और जो नावलेट है वो एक आदमी की कहानी है, और जो नावल है वो उसी फ़र्द की तहज़ीबी ज़िंदगी है। तो क्या आप अफ़साने और नावल में
कोई तफरीक कर सकते हैं इसमें? ये तो कुछ लोगों का अच्छा, ये चूंकि ये नाकदीन का सारा झगड़ा है और मैं इस तरह का नाकिद ज़रूर हूँ कि मैं अफसाने के साथ और क्रिएटिव प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे ईकान नहीं रखता और इनसे मरूब भी नहीं होता ऐसी बातों से। और उसका सबब ये है कि मैंने ये सारे फार्मूले टूटते हुए अपनी आंखों से देखे हैं और मेरे मिसालें होंगी जिसमें एक अफसाने के अंदर पूरी जिंदगी आई हुई होगी और ऐसे अफसाने भी होंगे जो एक दिन पे लिखे होंगे, नावल लिखे होंगे जो 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 इनका फैलाव जो वो ज्यादा है और वो एक दिन के ऊपर आपको नजर आएंगे। और ऐसे है कि वो तहजीबी जिंदगी एक अफसाने के अंदर भी आ जाती है। बस सिर्फ ये है कि इनके हाँ ठीक है, टेक्निक में थोड़ा सा फर्क होता है और उसी टेक्निक को समझा जाना चाहिए। वो तकनीक ही है जो उसे जाके नावल बनाती है अफसाने से। और वो क्रिएटिव प्रोसेस के अंदर वो सिर्फ फैलाव काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसके अंदर और भी चीज़ें शामिल होना शुरू हो जाती हैं। और तकनीक के अंदर ज़ाहिर ज़िंदगी का जितना फैलाव आप उसे लाते हैं, तो फिर आप नावल आपके पास गुंजाइश मौजूद होती है कि आप वो उसके अंदर वो लेके आ सकें। लेकिन देखें, अफसाने में तकनीक ये है कि अफसाना बहुत ज़्यादा फैला के चीज़ों को नहीं लिखता है, स्ट्रेच नहीं करता है। अगर आप स्ट्रेच करेंगे तो अगर आप जैसे कंप्यूटर पे आप बैठे हैं ना, तो सामने आप एक तस्वीर आपने ले ली है, तो उस तस्वीर को आप दोनों अंगूठों से यूं अगर खोलेंगे तो एक वक्त आएगा खोलते खोलते वो दाने 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 रह जाएंगे, वो सही नजर नहीं आएगी, उसकी जो जो फोकस है, वो जो जो उसकी शार्पनेस है वो खत्म हो जाएगी। अफसाने में अगर यूं अगर आप इसे फैलाएंगे तो उसके अंदर जो शार्पनेस है उसकी खत्म हो जाती है। नावल में आपको गुंजाइश आपके पास मौजूद होती है कि आप उन चीजों को बड़ा आप ले लेते हैं फ्रेम में और उससे आप तस्वीरें बड़ी बना लेते हैं। अच्छा, ये अफसाने बुनियादी तौर पे इसका इससे ताल्लुक नहीं है कि आप जो जिंदगी है उसका कितना हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन उस जिंदगी को मसलन आप एक छोटी जगह की जिंदगी को आप फैला के इतना लिख सकते हैं कि वो पूरा नावल बन जाए और उसी से आप एक अफसाना बना सकते हैं। तो गोया ये एक टेक्निक का मसला है जो इसमें काम कर रहा होता है। तो ये जो मुख्तलिफ काबिल ने जो है इसकी को पढ़ने के रेफरेंस से जो इसको मापने की कोशिश की है, जैसे एडगर एलन पो ने कहा कि जी 1 घंटे में जो जो चीज पढ़ी जाए वो अफसाना है, तो क्या क्या इस किस्म की तकसीम की जा सकती है? मेरा ख्याल है इस तरह की, अच्छा, एक वसीयत तख्लीकार तो मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा यकीन नहीं रखता हूँ, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि ये तख्लीकार का फ़र्ज़ है हर तख्लीकार का कि वो सिन्फ के मामले में और तकनीक के मामले में उसे मुजद्दद होना चाहिए। यानी जो कुछ पहले मौजूद है उसमें तजदीद करे, उसमें कुछ ना कुछ तब्दीली करे जो उसका क्रिएटिव प्रोसेस कह रहा है। इसलिए कि देखिए, हर ज़माने की हिस्सियात जो हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। मैंने कहा ना पहले, आप पहला सवाल जो आपने किया था तख्लीकियत वाला, तो तख्लीकियत कैसे एक जैसी रह सकती है जबकि ज़माना बदल गया है? ये कैसे हो सकता है कि आप पुल के ऊपर खड़े हैं और पानी जो गुजर रहा है वो एक ही पानी बार-बार गुजर रहा है? वो तो सही आप सही जब अगला सही जो है सही। वो पानी दूसरा गुजरेगा। तो जब आपके अंदर से आप मुख्तलिफ आदमी हो गए हैं, तो आप चीज़ों की आपकी ट्रीटमेंट भी मुख्तलिफ हो जाएगी। तो जब आप मुख्तलिफ होगी तो वो खुद ब खुद जाके उन पैमानों को तोड़ना शुरू कर देगी जो पहले बने हुए हैं। तो आप उन पैमानों को तोड़ते हैं और तोड़ के आप नए पैमाने खुद बनाते हैं, इसलिए आप मुजद्दद हो जाते हैं उसके उस इस हवाले से उस अपने अच्छा अच्छा, हमीद शाह साहब, एक जो सवाल उभरता है आपके, मेरे ख्याल 7 अफसानवी मजमूए अब तक शाया हुए हैं और एक नावल छः, शाया हुआ है। एक नावल है। जी, जी। आदम मट्टी आदम खाती है, जो आपका अकलौता नावल है, जी, तो जी। क्या वजह है कि इसके बाद आपको कोई नया और थीम नहीं मिला, या आप नहीं, नावल नहीं, की ऐसा तरफ नहीं आए है। नहीं? नहीं, नावल देखिए, मैं ज़ोर ज़बरदस्ती तो लिखने का आदी नहीं हूँ। मैं तो इंतज़ार करता हूँ जब मेरे यहाँ कोई तख्लीकी अमल शुरू होता है तो मैं उसके साथ हो लेता हूँ। मैं ये नहीं समझता कि ऐसा नहीं है कि मैंने लिखना नहीं, मैंने लिखना शुरू किया हुआ है और लिख भी रहा हूँ। अगरचे ये बातें बताने वाली नहीं होती, जब तक कि मुकम्मल होके सामने ना आए तो कोई बात नहीं होती। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये ज़माना ऐसा ही है जिसमें नावल लिखा जाना चाहिए और लिखा जा रहा है। बड़े अच्छे-अच्छे नावल इस सारे अरसे में आए हैं और नौजवान देखें वो उसकी तरफ आए हैं और ऐसे नौजवान जो हैं बिल्कुल नए लोग
कुछ शायरी छोड़ के इधर आ गए, जैसे वहीद अहमद देख लें, काशिफ देख लें, उधर उन्होंने वो जो नावल दिया, खुर्शीद देख लें, कितना अच्छा उसने, इकबाल खुर्शीद। और ये देखें, अच्छा अच्छा नावल लिखने वाले मौजूद हैं, दे रहे हैं नौजवान। और मैं ये समझता हूँ कि लिखा जाना चाहिए, और बहुत अच्छा नावल लिखा जा रहा है, और इससे भी और ज्यादा अच्छा लिखा जाएगा। अभी तक मुझे यूं लगता है कि हम तलाश कर रहे हैं वो पैटर्न जिसमें जो हमारे अफसाने से इसे जस लगा के आगे ले जाए। ये सबसे बड़ा मसला है इस वक्त का नावल का। हमारा नावल निगार बेचैनी तो हमारे यहाँ मौजूद है, एक कुलबुलाहट सी मौजूद है कि लिखा जाना चाहिए, और लिखा भी जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो नावल लिखा जा रहा है ये अफसाने से आगे की जस्त है या नहीं है? इस पे एक सवालिया निशान अभी तक मौजूद है। मैं ये समझता हूँ कि जब हम ये दस्त लगा लेते हैं, या कम से कम उसके बराबर उसे ले आते हैं, उस टेक्निक को, उस क्रिएटिव जो डिसिप्लिन उसका बनता है, उसका पैटर्न जो बनता है, और जिसके जो एक आहंग उसका बनता है, अगर हम उसे अफसाने के जो अफसाना, मैं ये समझता हूँ बहुत आगे है इस वक्त, अगर उसके हम बिल्कुल उसके बराबर बराबर भी ले आते हैं, तो हमारे यहाँ नावल जो है वो बहुत आगे जाएगा। अब भी बहुत ज्यादा इसमें इम्कानात मौजूद हैं। दुआ कीजिए कि कोई कामयाब हो, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी हो, वो इस आम को दरियाफ्त करे और आगे बढ़े। अच्छा, आप एक फिक्शन निगार के तौर पर अपने सफर से मुतमईन हैं, और जो उसके ऊपर जो आपके अकाबरीन का, मुआसरीन का जो रद्द-ए-अमल है, उससे मुतमईन है? पहली बात तो ये है कि मैं, जहाँ तक इत्मीनान की बात है, तो इत्मीनान तो दरअसल मेरा ख्याल है नहीं होना चाहिए। एक क्रिएटिव आदमी को तो नहीं होना चाहिए। अ, हमेशा उसे एक आगे की तलाश रहनी चाहिए जो वो नहीं लिख सका, और उसे उसकी तरफ उसे बढ़ते रहना चाहिए। एक तो ये हो गया। और सेकेंडली, जो बात आपने दूसरी कही, फरमाई कि अकाबरीन ने, तो मैं ये समझता हूँ कि मैं तो छोटा आदमी था, बिल्कुल एक कमजोर आदमी हूँ, और मैं एक अपने आप को एक अदब का तालिब इल्म समझता हूँ। लेकिन मुझे जो अता हुई है इस मैदान में, और जो पजीराई जो मुझे बुजुर्गों की तरफ से हुई है, मैं उस पर जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ वो कम है। देखिए, मैं एक दही पस मंजर रखने वाला आदमी हूँ, एक ऐसे घराने से जिसका तालीम के शोबे से या कोई प्रोफेसर वगैरह भी नहीं था। मैं प्रोफेसर वगैरह भी नहीं हूँ। मेरे वालिदैन भी कोई ऐसे नहीं थे कि जिनके अदीबों के साथ कोई ताल्लुक रहा हो। मैं एक बतौर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट वहाँ से यूनिवर्सिटी से फारिग होता हूँ, और इधर यूनिवर्सिटी में जाके उसमें बैंक में एक सारी मुलाजमत करता हूँ। लेकिन इस हफ्ते में मैं अपने लिखने के प्रोसेस के साथ जुड़ा रहा, और नतीजा ये है कि पाकिस्तान का उर्दू का कौन सा बड़ा अदीब है जिसने मोहब्बत से मुझे ना नवाजा हो, जिसने मेरे बारे में बात ना की हो। चाहे वो मुमताज मुफ्ती, यानी इस शहर के लोगों से देख लीजिए, मुमताज मुफ्ती से लेके मनशयात तक, और मनशयात से लेके रशीद अमजद तक, और फिर शाह शहर से बाहर से देख लेंगे तो जनाब आप जाके इंतजार हुसैन हैं, जाके कासमी साहब हैं, कराची चले जाएंगे तो आपको डॉक्टर असलम फरकी साहब हैं, इंडिया चले जाएंगे तो आपको शम्स रहमान फारूकी साहब है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बेबहा आपको माला माल कर दिया इन लोगों ने। और मुझे अच्छा लगा कि उन्हें जो बात पसंद आई यानी लिखने की, वो यही थी जिसकी तरफ आप बार बार इशारा कर रहे हैं, और जैसे जिसे आपने एक मौजू बना के आज एक किस्म का कहा कि वो तख्लीकियत और वो जो ताज़ापन, तो ये जो ताजगी की तलाश मुझे थी। और बल्कि बड़े बड़े एक मजे की बात, लाहौर में एक तकरीब हो रही थी, तो वहां पे कहा एक साहब ने कि शायद ये ताजगी आपके यहाँ इसलिए आई है कि आप प्रोफेसर नहीं है, और आपका तालीम के शोबे के साथ ताल्लुक नहीं है, और आप बिल्कुल अदब से मुख्तलिफ शोबे से इधर आए हैं, तो आप अपने अंदाज से बात करना चाहते हैं, और आपने की है, तो ये इसलिए हमें मुख्तलिफ लगती है। और खैर, ये उनका तजिया था। लेकिन ये है
کہ میں اس پہ بڑا خوش ہوں. یہ ناشکری ہوگی کہ ایک آدمی جس کے اوپر یونیورسٹیوں کے اندر ریسرچ پیپر لکھے گئے ہوں, تھیسس کیے گئے ہوں, جسے باقاعدہ نصاب کے اندر شامل اس کی چیزوں کو کیا گیا, اور ایریا کے اندر دیکھیے وہاں جو چھپا تو وہاں پہ باقاعدہ میرا افسانہ جو ہے لوگ اس کو ایک نصابی کتاب کا حصہ ہے جو فاروقی صاحب نے مرتب کی تھی بہت پہلے. تو ادھر آپ دیکھیے یہاں بھی تو کوئی, میں جب میرے پاس تھیسز آتے ہیں, ریسرچ پیپرز آتے ہیں, تو شاید ہی کوئی ہو جس میں میری کتابوں کا حوالہ نہیں ہوتا. تو میں میرے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, اور میں رب کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں تو بڑا ایک چھوٹا آدمی ہوں, اور ادب میں ایک اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں, اور سیکھنے کے عمل میں ہوں. تو خداوند کریم جسے اتنا دے رہا ہو, اتنا چھپر پھاڑ کے دے رہا ہو, تو وہ کیوں مطمئن نہیں ہوگا؟ امیر شاہ صاحب, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمارے لیے اس پروگرام میں شرکت کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. ادبستان کی جانب سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ.